लिस्ट ऑफ बिजनेस। माननीय सदस्यगण, मुझे कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है। श्री टी.एन. प्रतापन, N.K. प्रेमचंद्रन जी, के सुरेश जी, मणिकम टैगोर जी, एडवोकेट अब्दुल मजीद आरिफ जी, V.K. श्रीकंदन जी, बेनी बनन जी, E.B. डन जी। मैंने स्थगन प्रस्ताव की किसी सूचना के लिए अनुमति नहीं दी है। माननीय सदस्य 377 के अधीन मामलों को सभा पटल पर रखने की मैं अनुमति देता हूं। मैं माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं कि वह 377 के मामले सभा पटल पर रखें। शून्यकाल। श्री given the notice of adjournment regarding the statement of Honorable Chief Minister of Uttar Pradesh. Sir, the statement is anti-constitutional. No. And with इस विषय को आपने चर्चा कर चुके हैं। ulterior intention to have a इस विषय पर चर्चा कर चुके हैं। Sir, my adjournment motion is there also, most important. What we Sir, condemn the statement you, of the Prime no, Minister. UP Chief Minister, UP Chief Minister. 2 मिनट। माननीय अध्यक्ष जी, कड़कड़ाती ठंड में बिलो जीरो टेम्परेचर पर कठिन मौसम और विषम परिस्थितियों में हमारी हिफाजत के लिए मुल्क की सरहद पर तैनात जवानों को अपनी बहुत बहुत शुक्रिया व आभार प्रकट करता हूं। हमारे देश में महाभारत, भगवान श्री कृष्ण, द्वारका, यदुकुल और इन सब का सूत्रधार, इन सब की धुरी अहीर जाति हिंदुस्तान की संस्कृति का एक अहम हिस्सा है। वैसे तो सभी जातियों में वीर व बहादुर भरे पड़े हैं, लेकिन अहीर किसी से कम नहीं है। हिंदुस्तान का अहीर बलिष्ठ, वीर, बहादुर, जिसका सीना 56 इंच से भी ज़्यादा होता है, साहस और वीरता में आगे है और सबसे बड़ी बात वो बहुत निडर होता है। अगर वीर यादव ने अपनी भ्रुकुटी टेढ़ी की, आंखें तरेड़ दी तो दुश्मन भी भाग खड़ा होता है। इतनी बहादुर जाति का सेना में इतनी बड़ी तादाद होते हुए भी इनके नाम से कोई रेजिमेंट नहीं है, जबकि सेना में महार रेजिमेंट, राजपूताना रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट, डोगरा रेजिमेंट आदि तमाम जातियों के नाम से रेजिमेंट के नाम रखे गए हैं। अहीर रेजिमेंट न बनने का ये कारण है कि अहीर वीरों ने अंग्रेजों के शासन काल में अंग्रेजों का बहुत विरोध किया और स्वतंत्रता की लड़ाई बहुत जोर शोर से लड़ी। इतिहास गवाह है माननीय अध्यक्ष जी कि यादवों ने कभी किसी स्वार्थ के लिए कोई समझौता नहीं किया और इसी से चिढ़कर अंग्रेजों ने अहीर रेजिमेंट नहीं बनाई। चाहे 1962 की रेजांगला चोटी की लड़ाई हो, चाहे 1965 की हाजीपीर की लड़ाई हो, 1967 में नाथुला चोला की लड़ाई हो, 1984 का ऑपरेशन मेघदूत हो, 1999 की कारगिल की लड़ाई हो या 2000 का पार्लियामेंट अटैक हो, 2002 का अक्षरधाम मंदिर अटैक हो, सभी ने यादव वीरों ने अपनी जान देकर शान दिखाई है, अपना झंडा गाड़ा है। कितनी जगह अहीर शूरवीरों ने अपना जौहर दिखाया है और खून की आखिरी बूंद तक देश के लिए लड़े हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मैं अनुरोध करता हूं कि हमारे समाज की बहुत बड़ी मांग है कि सेना में अहीर रेजिमेंट के नाम से एक रेजिमेंट की स्थापना किया जाए। संजय सेठ जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। रांची में एक स्वतंत्रता सेनानी हुए जिनका नाम जीतराम बेदिया। जीतराम बेदिया जी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के में बहुत बड़ा योगदान उनका था। रांची, रामगढ़ सहित आसपास के सैकड़ों गांव के ग्रामीणों को उन्होंने एकत्र किया, प्रशिक्षण दिया और अंग्रेजों के विरुद्ध बिगुल बजाया। जीतराम बेदिया जी बहुमुखी प्रतिभा के व्यक्ति थे।
जो जितनी सुगमता से बांसुरी बजाते थे उतनी ही सुगमता से गुलेल और तीर धनुष चलाते थे। श्रद्धेय बेदिया जी एक वैद्य भी थे, पहाड़ से जड़ी बूटी से अपने गांव के आसपास लोगों का इलाज भी करते थे, उपचार करते थे। अंग्रेजों को इस देश से भगाने में जिन स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी आहुति दी, उनमें जीतराम बेदिया जी का नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है। 23 अप्रैल 1958 को अंग्रेजों की मद्रास बटालियन के मैकडोनाल्ड से संघर्ष के दौरान बेदिया जी सहित कई वीरों ने अपना बलिदान दिया। मेरा यह आग्रह है, आजादी के इस अमृत महोत्सव में महान स्वतंत्रता सेनानियों का एक मेमोरियल बनाया जाए, इनके बलिदान को सूचीबद्ध किया जाए, ताकि हमारे गौरव और महान स्वतंत्रता सेनानी को हम अपनी कृतज्ञता प्रकट कर सकें, उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि दे सके। धन्यवाद। सर, प्रद्युत बोरोदोलोई। We have a very established norm of delivery of justice, delivery of judicial justice. But there has been very dangerous precedents and aberrations, and many of our ministers and chief ministers and people who held the constitutional post have had aberrations. Many of them might have been influenced by the Western cowboy films like Shooting from the Hip, or the fictional character of getting license to kill, or even Fifth Freedom of Franklin Roosevelt. So why I'm telling you this, in our country, following the footsteps of Assam has also indulged in extrajudicial encounters and killings, and the Assam Police Department has earned this dubious distinction of surpassing up tak chappan. So there has been extrajudicial killings and encounters in our state since the month of May 2021. As many as 90 cases have been reported. So all these cases are extrajudicial. So I demand that there should be judicial inquiry and all these culprits should be brought to justice. महोदय, शून्यकाल में मेरे को मौका देने के लिए धन्यवाद। एक बहुत सा संगीन गंभीर विषय हम लोगों का सामने आया। आज से कुछ दिन पहले एक असम से एक ऑयल टैंकर मिजोरम में गया था, और तेल का डिलीवरी करने का बाद जब गाड़ी लौट रहा था तो उसका जो ड्राइवर, जिनका नाम था प्रवीण सिंह, 45 ईयर ओल्ड मेल, उनको रास्ता में किसी लोगों ने उनका ऊपर प्रहार किया, उनको मार दिया। He was murdered, and on charges of his murder, his brother who was the handyman, जो उनका छोटा भाई जो हैंडीमैन था गाड़ी का, उनको IPC 302 के तहत इनको अरेस्ट कर दिया। पुलिस ने टॉर्चर करके इनको एक कोरे कागज में साइन लेके बोला कि मैंने मर्डर किया बोल के उनको जेल में डाल दिया, और कुछ दिन बाद आइजोल जेल में उनको ट्रांसफर कर दिया। आइजोल जेल में ट्रांसफर करने का बाद इनको लीगल किसी एड लेने के लिए कोई भी थोड़ा हेल्प नहीं किया। मैं 5 तारीख को इन लोगों का गांव में गया था। दोनों का घर परिवार एकदम आजू बाजू है, कोई बाउंड्री नहीं है, दोनों भाई है। ऐसा नहीं हो सकता है कि बड़े भाई छोटे भाई का मर्डर कर देगा। इट इज ए प्लान्ड केस। और इंटरेस्टिंगली कल ये लोग, जो दूसरे भाई जो है, जो पुलिस कस्टडी में था, जिनका नाम है निपेन सिंह, जो 49 ईयर्स का था, बोला गया कि उन्होंने सुइसाइड कर लिया आइजोल जेल के अंदर। महोदय, मैं आपकी माध्यम से मैं गृह मंत्री जी को बोलना चाहता हूं कि आइजोल में पॉलिटिकल लीडरशिप और पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन और सिविल जो सोसाइटी है उस डिस्पेंसेशन अलग अलग चलता है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का वहाँ पे धजिया उड़ाया जाता है कभी कभार। आपकी माध्यम से मैं गृह मंत्री जी को इस जो घटना हुआ है, जो डबल मर्डर हुआ है दोनों भाई का, उस मर्डर की तहकीकात और CBI इंक्वायरी में डिमांड करता हूँ। यह हमारी स्टेट की मांग है और मेरे ख्याल से गृह मंत्री जी इसको थोड़ा गौर करेंगे। धन्यवाद महोदय। श्री LS तेजस्वी जी, सुनील कुमार सिंह, सु थिरुवनंतपुरम सर, पूरा नाम। Thank you very much for giving this opportunity to raise the matter of urgent public importance. Sir, in Tamil Nadu, there are only 4 sub-regional offices of ESI, and they are functioning in Salem, Coimbatore, Madurai and Tirunelveli. So this has resulted severe hardships
to the beneficiaries. So Tiruchirappalli is the center of Tamil Nadu and fourth largest city in Tamil Nadu and centrally located district in Tamil Nadu. So here, number of central state offices, railway division, educational institutions, major industries like BHL, gun factory, coach factory, and medium and lot of small scale industries are there functioning properly. So a great number of serving and retired employees are settled with their families in and around Tiruchirappalli. To cope with the increasing demand, the existing ESI hospital at Periyamlagapara is not sufficient. This has also served as a referral center, and there is an urgent need to increase the bed strength from 50 to 100. So a number of requests for various from various quarters, 1 minute, sir, is pouring in for its upgradation. 1 minute, sir. The improvement of the amenities like water treatment, plant, additional wards, filling of vacant posts are top priorities. Hence, I request the Honorable Minister of Labour and Employment Shri to N. K. upgrade, Premchand. sir, 1 minute, to upgrade ESI branch office Trichy into a sub-regional office Tiruchirappalli. Thank you very much. Shri N.K. Premchandan ji. Thank you, Speaker, sir. My zero-hour submission is in respect of Employees Provident Fund Pension or EPS 95. So lakhs and lakhs of pensioners in the country are even getting 1,000 rupees as the minimum pension even after these decades. Sir, you may be remembering, Honorable Speaker may be remembering, that during the 16th Lok Sabha, I have moved a private member resolution in the House, and it was discussed in threadbare regarding all the issues concerning the Employees Provident Fund Pension or EPS 95. And also a high-empowered monitoring committee has been constituted by the government, and the government has constituted the committee, and the committee has submitted a report also. In the report, there is a proposal to revise the minimum Employees Provident Fund pension from 1,000 rupees to 2,000 rupees, and so many other recommendations are also there. But it is quite unfortunate to note that none of the recommendations of the high-empowered monitoring committee, high-empowered monitoring committee is not being implemented by the government even after an assurance has been given in this House. It is quite unfortunate as far as the PF pensioners are concerned. So, sir, the main demands are: number one, increase the minimum pension not less than 6,000 rupees up to 6,000 rupees. Sir, number two is actual pension on the basis of, revise the higher pension on the basis of the actual salary. The Supreme Court has held it. It is quite unfortunate to note that the government of India as well as the EPF organization has approached the court, Supreme Court, for moved an SLP as well as review petition, and the Supreme Court, the Chief Justice of India, has directed to constitute a larger bench so as to consider all these issues which are settled. All these issues are settled, sir. Settled issues are going to be unsettled by the act of the government of India and the EPF organization. It is against the workforce in the country. So I demand, my first demand is implement the recommendation of the high-empowered monitoring committee in respect of Employees Pension Scheme 95. And the second one is Government of India and EPF should refrain from rejecting the higher pension already been ordered by the EPF organization and approved by the Supreme Court since long. And the third one is, I request the government of India to refrain from all the legal proceedings or the litigation proceedings against the poor workers of EPF pensioners. With these demands, I make my submission. Thank you very much, sir, for affording this message. Thank you very much. श्री मनोज कोटक, कुंवर दानिश अली। सभापति महोदय, आपने मुझे एक बहुत ही महत्वपूर्ण इशू उठाने का मौका दिया। तकरीबन पूरे 2 साल होने जा रहे हैं कि जब देश के विभिन्न विश्वविद्यालय बंद पड़े हैं, स्कूल्स भी खुल गए, सब चीज़ खुल गई, लेकिन यूनिवर्सिटीज़ नहीं खोली जा रही हैं देश में। ख़ास तौर से मैं उन 2 विश्वविद्यालय की बात करूंगा जिनका मैं इस लोकसभा के माध्यम से कोर्ट का मेंबर हूं, जामिया मिलिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। दोनों विश्वविद्यालय, दोनों यूनिवर्सिटीज़ अभी तक नहीं खोली जा रही हैं। ये जनरेशन जो है ये बहुत पीछे छूट जाएगी अगर टाइम से नहीं खोली गई।
दूसरा सर, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का में जो वाइस चांसलर का अपॉइंटमेंट होता है उसकी एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है एक्ट के माध्यम से, और उस एक्ट में यह है कि जो कोर्ट होगा वो रिकमेंड करता है और उसके बाद ईसी उसको 5 नाम रिकमेंड करता है, ईसी 3 करती है, उसके बाद ऑनरेबल राष्ट्रपति जी उसमें से एक टिक करते हैं। लेकिन मोर देन 50% एएमयू कोर्ट की वैकेंसीज हैं और वो प्रक्रिया 6 महीने पहले शुरू होती है और मौजूदा वाइस चांसलर का टर्म जो है वो मुश्किल से 3-3.5 महीने बचा है। तो मैं मेरी सरकार के माध्यम से मांग है कि जो हमारे देश में लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं हैं उनको जो है सबोटेज ना करें और ये डायरेक्शन दें कि एएमयू कोर्ट की जो वैकेंसीज हैं उनका इंटरनल इलेक्शन जल्द से जल्द कराया जाए और भले ही चाहे। ठीक है, पुष्पेंद्र सिंह चंदेल जी नहीं, डॉक्टर वेंकट सत्यवती विसेट्टी, एडवोकेट डीन कुरियाकोस। Sir, dairy farmers plays an important role in our society. Without milk and milk products, we can't ensure the food security of our nation. Sir, the cost of production and the price stagnation affected the life of dairy farmers very difficult. The cost of production always depends upon the prices of the cattle feed. Very unfortunately, it is rising again and again. That is our experience last 5 years. Sir, that's why our farmers needed an aid from government. But our governments are not at all providing the adequate support to the dairy farmers. Sir, of course, our cooperative sector, they are doing a good job. In our experience in Kerala, Milma doing a good job and they are supporting very much, but it is not adequate. That's why Mahatma Gandhi Rural Employment Guarantee Program, it is not only a poverty alleviation program, but also it is increasing the availability of quality assets in rural areas. So it should be extended to our dairy farming community. So I urge upon the government, include in the approved work list dairy farmers also under NREGA for the security and for the protection of livelihood of dairy farmers. Thank you. श्री बेनी बेहनन जी जी। I would like to bring the attention of the August House about the negligence of the central government and Indian Railway towards Kerala. Sir, I humbly doubt if Kerala is even a part of the Indian Railway map. Kerala holds the maximum share in the passenger ticket income. However, it is sad that the Kerala is least developed in the railway sector. The total amount allocated to Kerala during the budget is only 1,085 crores. This is very less when compared to the other states. Also, the budget allowed for double lining, automatic signal system, curve and bend strengthening is very less. Kerala had already requested a third line, but unfortunately, this budget does not even mention anything about the same. It is also disappointing to see that Kerala's prime requirement, that is Sabari Railway, Palakkad Coach Factory, has only been allocated a token of ₹1,000 only. Till today, Kerala does not have the Shatabdi train. So I request to allot the Shatabdi and the Vande Bharat train, which is mentioned in the budget. By providing this, we can save Kerala from a big threat, that is Kerala. Thus, I humbly request through you to the House, consider all these railway requirements. Thank you, sir. श्री भगीरथ चौधरी जी। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सभापति महोदय जी, मैं आज पूरे देश भर का जो ऐसी ग्रामीण क्षेत्र की जो बहुत बड़ी ज्वलंत समस्या है उसकी ऊपर आपके माध्यम से मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूँ। आज हम एक उन्नत और प्रगतिशील युग में निरंतर विकास के लिए सोपान कर रहे हैं। भारत जो कि कृषि प्रधान देश रहा है, इसकी आत्मा गाँवों में निवास करती है। ग्रामीण भारत के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के प्रयासों से अब शहरी और ग्रामीण सुविधाओं का अंतर समाप्त हो गया है। ग्रामीण भारत में भी अब महानगरों की तरह बिजली, पानी, इंटरनेट की सुविधा से अब नया भारत बन रहा है। सभापति महोदय जी, मैं आपका ध्यान एक महत्वपूर्ण विषय पर डालना चाहता हूं कि आज जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, जो कृषि प्रधान देश हैं, यदि गाँव में आग लग जाती है तो वहाँ अग्निशमन की कोई व्यवस्था नहीं है। और ये जो संविधान की 12वीं
अनुच्छेद 243W के तहत अग्निशमन सेवाओं की शहरी निकायों के अधीन किया गया है, जबकि इसको पंचायत समिति स्तर पर करना चाहिए। सभापति महोदय जी, किसान के घर में कुछ नहीं है, टूटी हुई खाट है, फटे हुए बिस्तर हैं, जो भी उसकी संपत्ति है उसके बारे में जहाँ पशुधन रहता है वहीं सब कुछ उसके कृषि उपकरण है, चाहे पशुधन है, सब कुछ वहीं रहता है। परंतु जब आग लग जाती है, जब शहरों से गांव की ओर जब अग्निशमन वाहन चाहता है, तब तक सब कुछ स्वाह हो जाता है। इसलिए मेरा सभापति महोदय आपकी मार्फत मेरा प्रधानमंत्री जी से, पंचायत राज मंत्री जी से निवेदन है कि जो ये व्यवस्था जो शहरों में है ये गाँवों में पंचायत समिति स्तर पे होनी चाहिए, ताकि किसानों की एक बहुत बड़ी क्षति हो जाती है तो वो उससे बच सके। यही मेरा निवेदन है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेश जी, सर। Thank you, Chairman, sir. Give me opportunity to raise very urgent and public important matter. Yeah, I am changing my subject. So earlier, actually my notice was the question that was yesterday I raised. Today I am going to raise another subject with the chair permission. Okay. Please. Yes. Thank you, Chairman. Sir, Honorable Chairman, sir, give me opportunity to raise very urgent and public important issue. I know that you are very happy today because after election campaign you came to house. So your face is very energetic, that's it. Sir, in my Thank you. Kutanad Taluk in Alapi district, Kerala, falling under my parliamentary constituency. Sir, Kutanad is below sea level area. People of Kutanad were engaged paddy cultivation, 90% of the people. So 60% of the paddy were 60% of the paddies were produced in Kutanad for state of Kerala. The problem which they are facing is regular flood and natural calamities. Sir, 2018, Kutanad is severely affected flood. Thousands of houses damaged. Many of them are died. And also school buildings, hospitals, and roads, everything destroyed. So paddy, the outer bund of the paddies also destroyed. Crore and crore rupees are lost by the people of Kutanad. But they are not getting proper compensation from either in state government or central government. So now the problem is, 2019 also similar flood also affected in Kutanad. 2021, that means previous year, there are 8 to 10 times people of Kutanad are faced a severe flood. Sir, even 1 day or 2 days, rain will be happen in Kerala, Kutanad will be underwater. So what is the reason, sir? There is a leading channel, the Pamba River, Achangovil River, Manimala River. These rivers are flowing to Kutanad. So these rivers having a leading channel to Thotapalli spillway through Thotapalli spillway to Arabian Sea. But at the same time, the renovation, dredging, and depth of the river, that work is not done properly. State government is not taken any step. Central government, Jal Shakti Ministry also not given any instruction to government of Kerala to done this work because of the relief of the people of Kutanad. Sir, Now make your request. Yeah, what you want. sir, I am coming. Netaji, I am coming. I am coming. That the initiative will be taken by the state government, I think. Yeah, no, sir. Please. Sir, the problem is, still in my constituency, still, Kutanad area, one panchayat, Kainagiri panchayat and some other panchayats also still underwater. People are living in water. Their houses are underwater. So, I would like to request Honorable Government of India through you, sir. The Jal Shakti Ministry took immediate step to
avoid the flood situation in Kutanad. Okay. So I am suggesting, so there is a lake, which is Vembrana Lake, very famous lake. That lake also not renovating, not dredging. So what happened is the water flowing is not done properly. And also Tanir Mukamban AC canal, also not properly working. Therefore, the water flowing is totally Okay. I think you disturbed. have made your point. Therefore, sir, this is a very serious matter. Okay. I am bringing here very serious matter because in my constituency, people of Kutanad, they are facing very big, very Shri serious. Dhanush M. Sir, Kumar. I'm concluding, sir. 1 minute. Please. 1 minute. 1 minute. I would like to request the honorable government and through Jal Shakti Ministry to have a discussion with the state government how we can sort out this problem which are facing by people of Kutanad. Sir, I would like to request I will request the demand to government to form a authority. State and central government have set up a authority for Kutanad. Thank you, sir. Shri M. Kumar Dhanush. Shri Dhanush M. Kumar. மாண்புமிகு அவைத்தலைவர் அவர்களுக்கு இந்த வாய்ப்பை வழங்கியதற்கு எனது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். எனது தொகுதிக்குட்பட்ட தேசியமயமாக்கப்பட்ட வங்கிகளில் கல்வி கடன் பெறுவதற்கு 4 லட்சம் ரூபாய் வரை பிணையம் எதுவும் தேவையில்லை என்ற போதிலும் ஏழை மாணவர்களும் எஸ்சி எஸ்டி மாணவர்களும் இந்த கல்வி கடனை பெறுவதற்கு மிகவும் சிரமத்துக்கு உள்ளாகின்றனர். மேலும் பலர் இந்த கல்வி கடன் கிடைக்காத காரணத்தினால் தனது கல்வியை பாதியிலேயே நிறுத்த வேண்டிய சூழ்நிலையில் உள்ளார்கள். இந்த பிரச்சனையை சரி செய்வதற்கு எப்படி அரசாங்கம் You have changed your subject? No. It is about, it should have been about pending railway projects. Okay, now please. இந்த கல்வி கடன் இலக்கு நிர்ணயிக்கும் பொழுது அத்துடன் இணைத்து இடஒதுக்கீடு அடிப்படையில் இந்த கல்வி கடன் இலக்கை நிர்ணயிக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்வதுடன் மேலும் தேசியமயக்கப்பட்ட வங்கிகளில் தங்கள் மொத்த வர்த்தகத்தில் 18% விவசாயத்திற்கு வழங்க வேண்டும் என்ற இலக்கு உள்ளது. இந்த இலக்கை அடைவதற்கு வங்கிகள் நகைக்கடன் மூலமாக இந்த இலக்கை அடைகின்றனர். ஆனால் தற்பொழுதுள்ள நாட்டினுடைய சூழ்நிலையில் எந்த விவசாயியையும் தங்கத்தை வைத்துக்கொள்ள நிலைமையில் இல்லை. அதனால் அவர்கள் இந்த விவசாய கடனை முழுமையாக பெறுவதற்கு ஒன்றிய அரசாங்கம் முறையான வழிமுறைகளை பின்பற்றி வங்கிகள் வழங்குகின்ற அனைத்து விவசாய கடன்களும் விவசாயிகளுக்கு கிடைக்க வேண்டும் என்று தங்களின் மூலமாக ஒன்றிய அரசை வலியுறுத்தி கேட்டுக்கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். श्री बालूभाऊ धानोरकर. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. हमारे देश में बंजारा समाज शिक्षात्मक एवं आर्थिक स्थिति में काफ़ी पिछड़ा हुआ है. विभिन्न राज्यों में यह समाज को एससी, एसटी, ओबीसी, वीजेएनटी इन प्रवर्गों में विभाजित हुआ है. इस कारण बंजारा समाज का आर्थिक, शिक्षात्मक, सामाजिक तथा राजकीय विकास रुका है. मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि अन्य समाज के आरक्षित वर्गों को न छेड़ते हुए बंजारा समाज के विकास के हेतु इन्हें विशेष आरक्षित वर्ग में सम्मिलित किया जाए. बंजारा भाषा संपूर्ण भारतवर्ष में एक है, इसलिए इस भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा मिलने हेतु संविधान की 8वीं सूची में सम्मिलित करें. महोदय, यह संसद भवन जहाँ खड़ा है, यह भूमि जयपुर के राजा की थी. इस भूमि पर बंजारा समाज के व्यापारी लकीशाह बंजारा का काफ़ी सालों से कब्जा था. यहाँ तांडा बस्ती थी. बंजारा समाज की धार्मिक भावना इस भूमि से जुड़ी है. यह भूमि व्यापारी लकीशाह बंजारा ने ब्रिटिश सरकार को दान की थी, लेकिन यहाँ पर कहीं भी उनका नामो निशान नहीं है. संसद परिसर में दानवीर व्यापारी लकीशाह बंजारा की प्रतिमा और संसद मार्ग को इनका नाम देकर न्याय देने की मैं मांग करता हूँ. धन्यवाद. श्री रामचरण वोरा जी. धन्यवाद सभापति महोदय. मैं जिस लोकसभा क्षेत्र से आता हूँ वो शहरी लोकसभा क्षेत्र है. यहाँ के पानी की मूलभूत आवश्यकता टोंक जिले के विशलपुर बांध से होती है. एक पाइपलाइन होने के नाते यहाँ पर मेंटेनेंस का जब काम चालू होता है तो 25 से 60 घंटा तक पानी की सप्लाई बंद रहती है. उससे काफ़ी परेशानी होती है. उक्त समस्या के स्थायी निराकरण के लिए विशलपुर से जयपुर पेयजल परियोजना के द्वितीय चरण के प्रस्ताव विशलपुर से बालावाला तक
समांतर दूसरी पाइपलाइन डाली जानी है। उक्त लाइन के लिए 1103 करोड़ रुपए की शहरी विकास मंत्रालय को केंद्र सरकार को ये जायका से वित्त पोषण हेतु लंबित है। जयपुर शहर की पेयजल व्यवस्था का स्थायी समाधान यही है जिसे केंद्र सरकार द्वारा संबल दिए जाने से जयपुर लोकसभा क्षेत्र के साथ साथ जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण, टोंक, सवाई माधोपुर जिले की जनता को भी लाभ मिलेगा। मेरा आपसे निवेदन है कि उक्त राशि 1103 करोड़ रुपये की विशलपुर जयपुर पेयजल परियोजना के द्वितीय चरण हेतु सरकार द्वारा वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का श्रम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री उदय प्रताप सिंह जी। धन्यवाद माननीय सभापति महोदय। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान एक महत्वपूर्ण विषय की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं, वो है इस देश में बढ़ती हुई जनसंख्या। सभापति महोदय, आपसे बेहतर शायद कोई नहीं जानता कि उत्तर प्रदेश और खासकर मेरठ में जो बढ़ती हुई जनसंख्या और जो लोगों की कहना चाहिए कि सिर ही सिर नजर आते हैं शहर में, वो स्थिति पूरे हिंदुस्तान की बनी। मैं माननीय सभापति महोदय इस विषय को पार्लियामेंट के अंदर भी पिछले 12-14 सालों में अनेक बार रखा है और बाहर भी अनेक फोरम पर मैं इस बात को रखता रहा हूँ। आपके माध्यम से पुनः सरकार से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि अब समय आ गया है कि इस देश में 2 बच्चों का कानून बनना चाहिए, क्योंकि हम देख रहे हैं सरकार सारे संसाधन उपलब्ध करा रही। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस देश ने बहुत तेजी से विकास की तरफ कदम बढ़ाए हैं और देश को एक डेवलप्ड कंट्री की तरफ ले जाने की ओर अग्रसर किया है। लेकिन आप देखिए, जनसंख्या के कारण आवास, हम भले 10 लाख आवास देते हैं, पता लगी 10 और तैयार खड़े हैं। हम सड़कें बनाते हैं, 4 लेन की 6 लेन की आवश्यकता पड़ने लगती है। हम बाजारों का विकास करते हैं, अगले और बाजारों की आवश्यकता पड़ती है। कितनी चीज़ें हैं जो संसाधन हम लगातार बढ़ा रहे हैं, लेकिन बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण उन पर लगातार दबाव रहता है। इस देश की भौगोलिक स्थिति 135 करोड़ लोगों को संभाल कर रखने की भी नहीं है। आप कल्पना करिए 30-40 बरस बाद जब ये आबादी 160-165 करोड़ होगी, तब इस देश की क्या स्थिति होगी। मेरा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है कि हमारी जो नौजवान पीढ़ी है, हमारी अगली पीढ़ी है, उसकी बेहतरी के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए, इसमें जाति, धर्म, संप्रदाय की कोई बात नहीं है। अगर इस देश को बचाना है तो मैं हर हाल में जनसंख्या पर इस पूरे सदन को एकमत होकर 2 बच्चों का कानून बनाना चाहिए। लोग सहमत भी हैं और जो शिक्षा के कारण या अपनी विभिन्न कारणों से जो सहमत नहीं है, मुझे लगता है हम उन्हें समझाइश देकर अवेयरनेस प्रोग्राम चला के इस ओर लोगों को आकर्षित करना पड़ेगा और सरकार को इस ओर अपने कदम बढ़ाने पड़ेंगे। आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करूंगा कि देश में जनसंख्या नियंत्रण के लिए जल्द एक बेहतर कानून बने, जिससे हम देश के भविष्य में जो नौजवान हैं, हमारे देश का जो भविष्य है, उसको सुरक्षित और संरक्षित करने का काम कर सकें। धन्यवाद। Thank you, Mr. Speaker. Mr. Chairman, I wish to draw the attention of the Honourable Minister of Home Affairs towards the recent arrests of Kashmiri journalists Fahad Shah on charges of sedition and Sajad Gul under the Public Safety Act, who've been accused of promoting terrorism, inciting violence, and as the current dispensation likes to call it, anti-national behavior. The prolonged detention in UP of Siddiq Kapan under UAPA already remains a blot on our conscience. Several organizations, including the Editors Guild of India and Reporters Without Borders, have condemned these arrests and identified it as part of a larger pattern of deteriorating press freedom in our country. India has been ranked 142nd in the World Press Freedom Index, indicating a worrying trend. Yet another report has named India among the 5 most dangerous countries in the world for journalists and among the top 10 countries, accounting for 3/4 of fatalities in the last 5 years. Statistics also reveal the disturbing killings of 18 journalists since 2014 and the detention of 7 journalists in custody in connection with their work as of 2021. Sir, journalists in Kashmir or UP or anywhere in India deserve to be able to do their job safely without fear of arrest or harassment. The Supreme Court too has recognized the importance of dissent in a vibrant democracy, stating that a free and independent press is a vital pillar of democracy which supports an informed and democratically engaged citizenry and allows those in power to be held accountable more meaningfully. I therefore urge the Honourable Minister to facilitate the immediate and unconditional release of Fahad Shah, Sajad Gul and Siddiq Kapan in the interest of preserving the freedom of press in our country. Thank you, Mr. Speaker. Please. No, just send slip on the table. Please. Shri T.N. Pratapan ji. No, please. एक सेकंड नहीं Yes, Honorable Chairman, बाद sir. में देता हूँ आपको, बाद में नंबर
बाद में आपको बुलाता हूँ, आप बैठे तो सही, आप प्लीज बैठिए। अभी Yes, प्रताप साहब बोल yes. मैं बाद में Honorable बुलवाता Chairman, हूँ sir. आपको Pradhan Mantri Jan Vikas Karyakram is an important scheme from Union government aiming multi-sector development of minority sections. The government has decided to increase the number of states and districts under this scheme. In Kerala, this scheme is very active and available in 13 districts out of 14. The only district which is excluded from this scheme is Thrissur. Thrissur has 42% of combined population of Christians and Muslims. Thrissur deserve a special consideration under Pradhan Mantri Jan Vikas Karyakram. I kindly request to the Minority Affairs Minister to include Thrissur district in this scheme. Thank you, sir. श्री भर्तृहरि मेहताब जी। Sir, thank you, sir. I would like to draw the attention of this House and also of the Minister that Odisha Legislative Assembly had passed a resolution for forming Legislative Council, and this was done 3 years ago. And the resolution was sent to the Union government for action, because ultimately it is the central government which has to move a bill in the parliament, and then only a state can form its council. But recently, very recently, the law minister has said in the House, in the parliament, that they have not received, as per record, no such resolution has been received by the government. This is very strange, and this demonstrates that one ministry does not know what the other ministry has. As member of Biju Janata Dal parliamentary party, we have come with the resolution and have met the Home Minister. Ultimately, it is the Home Ministry which has to move the resolution in the parliament. I think former law minister is very much present here. At one point, and this was done in last, means 16th Lok Sabha. So it is very strange, and I draw the attention of the government through you, sir, that such type of mistake in answering relevant questions should not at all be in this manner, in a lackadaisical manner. There has been resolution by the state assembly, and today I would say the Speaker of Odisha Legislative Assembly has come out categorically on which date the resolution was passed and on which day the resolution was sent to the Union government. This is very strange, and I believe that the Union government will correct its mistake while answering that question. श्रीमती नवनीत राणा जी। महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो 1920 में जो एक्ट लाया गया था, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 2019 में, आज हमारे महाराष्ट्र में और बहुत अलग अलग राज्य में ऐसे बहुत सारे समाज के लोग हैं। हमारे क्षेत्र की हम बात करें या महाराष्ट्र की, तो सिंधी समाज का पर्टिकुलर मैं बात करना चाहूँगी। महाराष्ट्र से जो फ्रीडम से पहले से पाकिस्तान से आकर देश में हमारे बसे हुए हैं, पर आज तक उनको भारतीय नागरिक का पीआर कार्ड या कोई भी प्रॉपर्टी वो खरीदते हैं या कोई भी बिजनेस वो खरीदते हैं, वो उनके नाम से उनको मिला नहीं जाता है। तो मैं आपके माध्यम से विनंती करूंगी, ये स्टेट और सेंटर मिलकर जो भी ऐसे शरणार्थी आए हुए हैं वो पाकिस्तान से, वो हमारे देश के नागरिक यहाँ पे फ्रीडम के पहले से आए हैं, उनको ये देश का नागरिक करके ये अधिकार मिलना चाहिए। क्योंकि आज खास करके सिंधियों को, क्योंकि जो सिंधी समाज ये देश को, महाराष्ट्र को सबसे बड़ा रेवेन्यू ये देता है बिजनेस के द्वारा, और हमारे देश के बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो हमारे देश के स्वाभिमान अभिमान बढ़ाने के लिए हैं। तो मैं आपके माध्यम से विनंती करूंगी कि उनको ये देश का नागरिक करके घोषणा करके उनको ये देश के अधिकार मिलने चाहिए, इसकी मैं आपके माध्यम से विनंती करती हूँ। थैंक यू सो मच। Honorable Member Sri V.K. Srigandan. Thank you, respected sir. For the last several years, Kerala has been witnessing a steady rise in all types of cancer year after year, and similarly the deaths related to it surpassing all other regions in the country.
the affordable treatment facilities for the poor patients in the state are very limited. Therefore, I urge upon the government to set up an AIMS in Palakkad urgently with the facilities for cancer treatment and research like the one we have in our national capital. Thank you. श्री हृदेश पांडे जी, हृदेश पांडे जी। बहुत बहुत धन्यवाद अधिष्ठाता महोदय। वेरी ब्रीफ। मेरा क्षेत्र अम्बेडकर नगर मेरा क्षेत्र अम्बेडकर नगर एक बुनकर बाहुल क्षेत्र है। मान्यवर, मैं आपके जरिए से यहाँ माननीय मंत्री जी को, खासतौर से वित्त मंत्री और कपड़ा मंत्री को मैं बताना चाहता हूँ कि जो मैनमेड फाइबर पर, धागे पर 12% GST बढ़ा करके लगा दिया गया है, उससे पूरी तरह से बुनकरों का मार्केट टूट चुका है। मेरे क्षेत्र अम्बेडकर नगर से बुनकर एक तरफ बिजली की मार से मार खा रहे थे, अब ये बड़े हुए धागों की मार से मार खाने का काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनके छोटे छोटे कारखाने बंद हो गए हैं और उन्हें दक्षिण भारत और महाराष्ट्र जैसी जगहों पे पलायन करने पे मजबूर होना पड़ रहा है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं माननीय वित्त मंत्री और कपड़ा मंत्री से कि ये GST, धागे के ऊपर GST को हटाएं, जीरो करें, ताकि पुनः जो है कंपेटिटिविटी आ जाए और ये लोग जो है इनके कारोबार आराम से आगे बढ़ सके। निशिकांत दुबे जी, निशिकांत दुबे जी। धन्यवाद सभापति महोदय। इस संविधान में जो है 341 और 342 दो धारा है सर, जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कैसे बनेंगे। मैं जिस राज्य से आता हूं, धर्मांतरण वहां बड़े पैमाने पर हो रहा है और धर्मांतरण होने के कारण जो आदिवासी समाज है हमारा, वो अपनी सभ्यता, संस्कृति, अपने विचार सारे कुछ खो रहा है, क्योंकि उसका कल्चर बदल रहा है। और जो ट्राइब को हम देते हैं, अधिकार देते हैं या ट्राइबल बनाते हैं सर, वो उनकी सभ्यता और संस्कृति के कारण होता है। आर्टिकल 341 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है, वो ये कहता है कि यदि कोई शेड्यूल कास्ट अपना धर्म परिवर्तित कर लेता है, केवल जो हिंदुस्तान में धर्म है, चाहे वो सिख है, चाहे बौद्ध है, चाहे जैन को छोड़कर, यदि वो किस एक्सटेंशन जो हिंदुइज्म का जो है, यदि उसके बदले वो किसी दूसरे धर्म को अपनाता है, क्रिश्चियनिटी को अपनाता है या मुस्लिम को अपनाता है, तो वो शेड्यूल कास्ट नहीं रह पाता है। मेरा आपके माध्यम से भारत सरकार से आग्रह है कि दोनों 341 और 342 एक ही तरह का धारा है और कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे फोर फादर्स ने जो कहा है, तो जो शेड्यूल कास्ट के लिए लागू है वही शेड्यूल ट्राइब के लिए लागू हो। यदि वो बुद्धिज्म में, सिखिज्म में या जैनिज्म के अलावा यदि वो क्रिश्चियनिटी में या मुस्लिम में कन्वर्ट होते हैं, तो उनको वो सारे अधिकार ट्राइबल के खत्म होने चाहिए और इससे जैसे भारत की सभ्यता और संस्कृति बनी रहे। यही मेरा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है। यू आर एब्सोल्यूट करेक्ट। यस, श्री आसन मसूद जी। जनाब शुक्रिया। ये बड़ी परेशानी की बात है जनाब कि डिसेबिलिटी पेंशन जो है उसकी दो तरीके हैं सारे मुल्क में, एक और जम्मू कश्मीर में एक। जो डिसेबिलिटी पेंशन जो जम्मू कश्मीर में मिलता है वो 1/5 है जो सारे मुल्क में मिलता है। तो एक ये है कि और 370 और 5 अगस्त ने उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया, आज की तारीख में सबसे कम मिल रहा है। तो ये मेरा ये मुतालबा होगा कि 5000 कम से कम डिसेबिलिटी पेंशन जम्मू कश्मीर में भी लागू किया जाए। दूसरी बात जनाब, जो होम गार्ड्स का है, आज की तारीख में भी जम्मू कश्मीर में सिर्फ 2700 रुपये एक महीने में और बाकी देश में 22,000 रुपये। तो ये कैसा न्याय है, ये कैसे? तीस है जो फायर शाह की बात कही गई है जनाब, ये हम किसी और मुल्क के बारे में सुनते थे कि अगर आप पुलिस के साथ इत्तेफाक नहीं करेंगे तो फिर जेल चलिए। अब देखिए जनाब, मैं अभी शुशुतरू का जनाब, जो आप अगर एग्री नहीं करते पुलिस के साथ, तो क्या होता है कि आप थाने चलिए, लड़काने चलिए, वरना थाने चले। किसी शायर ने किसी और मुल्क के बारे में कहा, लेकिन हमारा मुल्क तो जाना जाता था फर्स्ट अमेंडमेंट के बराबर यहाँ का फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन था, लेकिन यहाँ पर भी इतना अत्याचार हो रहा है, इतना जुल्म हो रहा है जर्नलिस्ट पर। अब देखिए दो इस वक्त गिरफ्तार किए गए, थैंक यू सभापति महोदय, आपके माध्यम से सरकार का कोरोना काल में हुई लाखों लोगों की मृत्यु से उनके आश्रितों को विकट स्थिति की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। महोदय, कोरोना के कारण जो मौतें उनमें से अधिकतर आंकड़े ने तो वेरी ब्रीफ नहीं, एक मिनट तो दें, फिर बैठे रहते हैं रात तक 2-2 बजे तक। और नई केंद्र के पास है कि किसी मृतक की कोरोना जांच होने से पहले ही उसकी मृत्यु हो गई और किसी की रिपोर्ट तो नेगेटिव आई, परंतु उसकी मौतें कोरोना से हुई। ऐसे में जो स्थिति बनी है बहुत ही विकट है। सबसे मैं मेरे राजस्थान की बात करूँगा।
आपके माध्यम से राजस्थान के मामले की तरफ ध्यान आकर्षित करते हुए बताना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार ने 3200 महिलाओं की मौत को कोरोना से मानी और उसके बावजूद उनके परिवार के लोगों को मुआवजा नहीं दिया गया। और सभापति महोदय, मात्र 8,882 पुरुषों की मौत पर उनके परिजनों को मुआवजा दिया गया। ऐसे महिला मृतकों का अस्तित्व को अनदेखा किया जा रहा है। इस पर केंद्र को ध्यान देने की आवश्यकता है, जबकि वास्तव में यह आंकड़ा 4 गुना है। देश की सरकार के आंकड़ों के अनुसार अभी तक 5,55,000 लोगों की मौत इसके अंदर हुई है। अगर वास्तविकता जो बहुत अधिक सरकार की नैतिक जिम्मेदारी कैसे प्रत्येक पीड़ित परिवार की मदद करें। मेरी मांग है कि कोरोना से हजारों परिवार उजड़ गए, लाखों लोग हमारे मध्य दुनिया को छोड़कर चले गए। ऐसे में परिवारों मृतकों की एक सेकंड साहब लास्ट समाप्त कर रहा हूं। मृतकों की बात सरकार एक नीति बनाया था। कोरोना कांड जिनकी मृत्यु मौत का कांड रिकॉर्ड में किसी न किसी वजह से कोरोना नहीं दर्शा गया, उन्हें भी आर्थिक संबल मिल सके और केंद्र ऐसे मामलों में मृतक आश्रितों को 50,000 के बजाय कम से कम 5 से 10 लाख की राशि सहायता के रूप दे, ताकि ऐसे परिवारों की मदद मिल सके। धन्यवाद। श्री गौरव गोगोई जी। Thank you, Chairperson, sir. The Northeast India needs a new Northeast Industrial Investment Promotion Policy. The current policy has not led to any new private sector investment for Northeast. Various state governments have had many summits, Awesome Assam, which have yielded only MOUs but not created any new investment, not created any new jobs. The previous Northeast Industrial Investment Promotion Policy under Dr. Manmohan Singh was extremely useful, and it is still credited as a successful policy by the private sector in Northeast India. I urge upon the central government to scrap the current policy and bring the provisions of the NEI-PPP as it was under Dr. Manmohan Singh. Thank you. Srimati Samalita Ambarish ji. Thank you, sir. Sir, I do believe that what I want to convey today is of national interest, and I beg you to allow me a little time, sir. Sir, on a recent visit to Kashmir, after a gap of many, many years, what took my breath away was not just the breathtaking beauty of Kashmir, but the sight of our beautiful national flag flying high and proud for the first time ever in Kashmir, sir. Sir, I can't express what kind of joy and pride I felt at seeing this. I felt, sir. Please sit down, sit down. Sir. Mr. Javed ji, please sit down. Sir, I do believe that every Indian feels that our national flag is not just a symbol of peace and strength, but also a representative of all our religions, of ethnic cultures, and languages spoken in our great country. Sir, today I want to draw the attention of this august House and the Government of India to a recent incident which happened in the district of Guntur in Andhra Pradesh state, sir. Sir, our national flag was tried by some youth belonging to a certain group to unfurl on a monument called Jinnah Tower in the town circle, sir. They were prevented, they were lathi charged and duly arrested by the police. And the police was doing their duty, I suppose. And similar incidents have occurred in the past in my state of Karnataka, and after years of communal tensions, violence and disputes were settled amicably by the Supreme Court of India, sir. Sir, I'll come to the point which I want to make now, sir. This does raise several questions to my mind, sir. I just want to know, are there any places in our nation, still designated places, where we are not supposed to fly our national flag, sir? We are not supposed to hoist or unfurl our national flag. Are there places which prevent people from unfurling or hoisting our national flags, and why are we okay with it, sir? Why are we protecting the wrong against the right here, sir? This is the question I want to raise. Sir, I'll just finish in 2 minutes, sir. No. Sir, in any other country, this would be considered high treason. Shouldn't we take necessary steps to make clear mandates on whether this is allowed? The prevention of hoisting our flag is allowed in our country. It should be a matter of
Shame for all of us, sir. Yes. Sir, I would urge the government to Please. take a serious view of this Okay. and ensure that any Indian, anywhere in our country, can hoist the flag without fear and with pride in the great country of India. Very Jai Hind, Jai Karnataka. Very good. Shri Imtiaz Jalil ji. Imtiaz Jalil ji. ये गंभीर विषय है। कुछ महीने पहले मुंबई के एक फिल्म स्टार का बेटा कुछ ड्रग्स के साथ पकड़ा गया। उस वक्त इस तरह से मीडिया के अंदर चल रहा था यानी एक ही केस हुआ है और पहली मर्तबा कोई ड्रग्स पकड़े गए हैं करके, जबकि हकीकत यह है कि आज इस मुल्क के हर बड़े शहर गांव के अंदर ड्रग्स का धड़ल्ले से कारोबार चल रहा है। यहाँ पर हमारे भारती पवार मैडम बैठे हुए हैं, मैं उनको बताऊंगा रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैं अपने शहर के 2 उदाहरण आपको देता हूं कि सर एक नशेखोर लड़के ने एक बेकसूर लड़के का जब मर्डर किया तो उसने उसके गोश्त के टुकड़े निकाला और जिस तरह कबाब को भूनकर खाया जाता है उसने वो कबाब को भूनकर है तो गोश्त खाया इंसान का। दूसरे केस के अंदर 2 नशेखोरों ने, एक नशेखोर ने दूसरे का मर्डर किया, उसकी आंखें निकाली और उसके साथ गोटियां खेला। जब हमने इसके बारे में तफ्तीश की तो पता चला कि एक जो नशा आजकल किया जा रहा है नौजवानों का, गोलियां जो मेडिकल स्टोर्स के ऊपर मिल रही है, अगर कानून ऐसा है सर कि अगर छोटे क्वांटिटी के अंदर अगर कोई ड्रग्स मिलता है तो दूसरे दिन उसको जमानत हो जाती है। मैं सरकार से यह अनुरोध करूंगा, एक पूरी नौजवान नस्ल जो है इस मुल्क की बर्बाद हो रही है नशे के अंदर, इसके ऊपर कड़े कानून बनाने की जरूरत है, ये मांग करता हूं मैं सरकार से। ऑनरेबल मेंबर श्री राजेंद्र अग्रवाल जी। सभापति जी, मेरठ हैंडलूम का बहुत बड़ा उत्पादन का केंद्र है और वहाँ लगभग 5 लाख की आबादी इस सिंगल ट्रेड पर निर्भर करती है, चाहे वो बुनाई हो, चाहे वो ट्रेडिंग हो, चाहे वो रंगाई हो या प्रोसेसिंग इत्यादि हो। लेकिन वहाँ पर एक बड़ी कठिनाई ये हो रही है, एनसीआर क्षेत्र के अंदर आने के कारण से अनेक प्रकार की एनओसी वहाँ के उद्यमों को लेनी पड़ती है। खासतौर से जो टेक्सटाइल की प्रोसेसिंग और की जो मिले हैं उनको रेड श्रेणी में रखा हुआ है तथा 7 एनओसी लेनी पड़ती हैं। आपको जानकर के आश्चर्य होगा, प्रदेश का प्रदूषण विभाग, केंद्र का प्रदूषण विभाग, भूजल विभाग, सीपीसीडी, 4 थर्ड पार्टी निरीक्षण, एयर पॉल्यूशन और एनजीटी, और परिणाम ये होता है कि काम रुक जाते हैं, कामों की गति एकदम से आगे चल नहीं पाती है और कोई भी जो अधिकारी हैं ऐसा लगता है कि तालमेल बिठा करके हल निकालने के स्थान पर, इन कानूनों का पालन करवाने के स्थान पर जो एक्सटॉर्शन है उसमें व्यस्त रहते हैं। मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि कोई एक सिंगल विंडोज एजेंसी ऐसी बनाई जाए जो इन उद्यमियों को जो हैंडलूम से जुड़े हुए हैं उस पर सब प्रकार की एनओसी मुहैया कराए, उनका एक्सटॉर्शन न हो और जो वो सहयोग करने के लिए हमेशा तैयार है। प्रदूषण के संबंध में वो भी गंभीर है, परंतु इस प्रकार का प्रयास यदि होगा तो प्रदूषण भी नहीं होगा और ये उद्यम है वो भी आगे चल सकेंगे। आपने अवसर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऑनरेबल मेंबर श्री जगदाम्बिका पाल जी, वेरी ब्रीफ। टाइम। अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका ध्यान और आपके माध्यम से सरकार का ध्यान गौतम बुद्ध की जन्मस्थली कपिलवस्तु की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। आज पूरी दुनिया के अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया ने हो सकता है युद्ध दिया, लेकिन हमने पूरी दुनिया को गौतम बुद्ध दिया और गौतम बुद्ध शांति, अहिंसा, ममता, करुणा के एक प्रतीक के रूप में आज पूरी दुनिया के लिए जहाँ ये प्रासंगिक हो रहे हैं कि आज दुनिया में कहीं भी हिंसा है, कहीं आतंकवाद है, कहीं तशद्दुद है, तो उसमें आज भी उस बुद्ध के विचारों को, बुद्ध के बौद्ध धर्म के विचारों, आज इसीलिए दुनिया में बहुत से देश बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं। चाहे आज हमारे पड़ोस में हो, साउथ ईस्ट एशिया में हो, हमारे थाईलैंड हो, सिंगापुर हो, मलेशिया हो, चाइना हो, जापान हो, कोरिया हो, इंडोनेशिया हो, ये तमाम मुल्क के लोग और ये लाखों लोग हर साल मेरी कंस्टिट्यूंसी में जहाँ गौतम बुद्ध पैदा हुए उस कपिलवस्तु में आते हैं। लाखों लोग अगर सारनाथ आते हैं, बोध गया आते हैं बिहार में, कुशीनगर, श्रीलंका भी जाते हैं। हाँ, श्रीलंका, ठीक, मैं बिल्कुल जोड़ रहे हैं, धन्यवाद आप लोगों को। और वहाँ पे आते हैं और इस आस्था के साथ आते हैं कि जब 6 AD के पूर्व की खुदाई हुई डिपार्टमेंट ऑफ आर्कोलॉजी से और कोलकाता यूनिवर्सिटी से, तो उस खुदाई में जो चीज़ें निकली हैं, आज भारत सरकार का मैं धन्यवाद दूंगा
कि उस कपिल वस्तु में एक राष्ट्रीय संग्रहालय बना दिया गया, लेकिन जो अस्थि कलश मिला था वो अस्थि कलश दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में 2 रखा हुआ। अगर उसमें एक अस्थि कलश उस कपिल वस्तु में रख दिया जाए तो जो लोग सारनाथ, बोधगया, कपिल वस्तु, श्रावस्ती आते हैं, वो लाखों पर्यटकों को उस सिद्धार्थनगर जनपद के कपिल वस्तु के राष्ट्रीय संग्रहालय में उस बौद्ध के उस अस्थि कलश का दर्शन करने का अवसर मिलेगा। और एक क्योंकि श्रीलंका में उनका एक नागपुर है, उसको देखने के लिए करोड़ों लोग बौद्ध के जो धर्म के आस्था रखते हैं वो जाते हैं। इसलिए मैं अधिष्ठाता महोदय, ये बहुत महत्वपूर्ण है, आप भी यू हैव फुल फेथ आई थिंक इन दैट रिलीजन, तो आई वुड लाइक टू ड्रा दिस वेरी सीरियस। और इसको मैं सरकार से चाहता हूँ कि वहाँ पे आज एक विपासना केंद्र की स्थापना हो और उस अस्थि कलश को वहाँ पे रखा जाए, क्योंकि 29 वर्षों तक गौतम बुद्ध। बहुत बहुत शुक्रिया सर। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया सर। हर साल की तरह इस बार भी मैं अपने तरफ कटाव के चिंता कर रहा हूं सर। बारिश आते ही सैकड़ों गांव में जमीनें, घर कट जाती हैं। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, आपके माध्यम से मंत्री जी को अनुरोध करना चाहता हूं कि कटाव को रोकने के लिए जो एम्बैंकमेंट की ज़रूरत है वो कराएं और महानंदा बेसिन अगले 2 सालों में कराएं। और साथ ही आपके माध्यम से होम मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जिन लोगों की ज़मीनें बर्बाद हो जाती है, नुकसान हो जाती है, घर बर्बाद हो जाते हैं, कागज़ पत्तर बर्बाद हो जाते हैं, उनको सही मुआवजा दे, ज़मीन दे, घर का पैसा दे और कागज़ भी दुरुस्त कराए। ये मैं होम मिनिस्टर साहब से अपील करना चाहता हूं। और चूंकि अभी बरसात आना बाकी है, ये वक्त है जब काम होना चाहिए, इसलिए जल्द से जल्द उचित फंड मुहैया कराया जाए ताकि एम्बैंकमेंट और ठोकर इत्यादि बन सके और महानंदा प्रोजेक्ट में जो राशि है वो दी जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। श्री सौगत रॉय जी। Chairman sir, I shall be very brief. I have great respect and good relation with the Uttar Pradesh Chief Minister. 2 days back he made a comment that if people प्लीज किसी को नाम नहीं बोला, नाम नहीं बोला सर what wrong have I said? हाँ क्यों नहीं? सौगत रॉय जी। और दूसरा, अखबार में कहीं भी बातों को आप यहाँ डिस्कस नहीं कर सकते सर मेरे बात सुनिए। आप कंटिन्यू करो सर। आई एम टॉकिंग, प्लीज डोंट टेक द नेम्स। आई एम नॉट टेकिंग एनी नेम्स सर। you know the rules. No, I am not taking. Please listen to me sir. No. अच्छा, let me put it in another way. Sir, you know West Bengal, Kerala, and Jammu and Kashmir. Sir, you listen to me. Sir, हम बोलेंगे। हाँ, sir, रोज सर ये जरा सर यहाँ क्या विरोधियों को गला घुट दिया जाएगा? बीजेपी के लोग यही करेंगे। सर निशिकांत दुबे जी, गला बंद कर देंगे। निशिकांत दुबे जी, 1 second. You can. I will give the opportunity to you. नहीं होगा। सुनिए ना सर। No. This house. Listen to what Nishikant Dubey ji. No. This house have witnessed a series of incidents by which the political things happening outside is being raised in the house. The question is whether it is unconstitutional against the rules, then definitely it will be looked into. Please. No. He is not mentioning any name. No. You please, Nishikant Dubey ji, I will give an opportunity to you. You can also counter the argument. Very well, there is no problem. Let you please within the rules. I will. You make your submission within the rules, please. In a very proper way. No. Serious. Sir, you have given a good ruling. Sir, West Bengal, Kerala, and Jammu and Kashmir are 3 important states of the country.
हाँ तो है तो केरला वेस्ट बंगाल में सब बांग्लादेशी घुस गए हैं। ये तृणमूल कांग्रेस I will, ये हार गया, निशिकांत जी, ये लोग हार गया वहां से, हार के भाग के आया, यू गॉट लॉस्ट, आप हार के भाग के आया, आपका yes, आप now, हार now, गया उधर। now, let us please confine. Please, Sir, please conclude. would you please control this professional? No, please, you please conclude. Would you please stop Nishikant ji, professional heckler? Nishikant Dubey ji, Yes. Nishikant Dubey ji, Will you please stop this professional heckler? आप खत्म करो please, आप खत्म करो. Let me complete. Conclude, I please. will not be allowed to speak. Because Sir, we have will I to- be allowed to have my- We have to go to half an hour discussion. Sir, ये professional We have to go to half an hour discussion. ये बंगाल के हार के आया है, इसको शर्म भी नहीं है, इसको शर्म Please, नहीं please, है। please. ये हार गया पश्चिम बंगाल के, ये गिरिराज सिंह भी गया था, हार के आया। Now, Sir, item number 23. Half an hour, sir. Item number 23, half an hour discussion. Mr. Sri Bhartrahari